प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा का पाठ कर्मम कुरु का अभ्यास का जो अगला भाग के अंतर्गत प्रश्न नंबर 7। इससे पहले हमने 6 प्रश्न तक का अध्ययन कर लिया। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये आज की कक्षा में हम सिर्फ 7वां प्रश्न ही करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 6 तक की रिवीजन दोबारा से करेंगे। किसी बच्चे के अगर समझ में ना आया हो, दोबारा से समझना हो तो आप उससे समझ सकते हैं। इसलिए हम आज जो है ये एक प्रश्न नया करने के बाद पीछे की पुनरावृत्ति रिवीजन करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि प्रश्न धातु रूपई रिक्त स्थानानि पूर्यत, धातु रूपों से खाली स्थान जो है पूर्ति करनी है। जैसे देखिए धातु रूप जो होते हैं पश्यति, पश्यते और पश्यति यानी एक वचन में पश्यति। पश्य धातु होती है देखने अर्थ में। पश्यति का मतलब देखता है। पश्यते है अब द्विवचन में आ गए कि दो अगर देखते हो तो पश्यते बोलेंगे, और दो से ज्यादा यदि बहुवचन में है तो वहां आएगा पश्यन्ति। यह आएगा पश्यन्ति, देखते हैं। इसी प्रकार भवति होता है, अगर दो द्विवचन में है तो यहाँ आएगा भवतः, और भवंती होता है बहुवचन में। इसी पैटर्न में चलते हैं। जैसे आत्मनि परस्मैपदी जो धातु होती है पठती, पठते, यहाँ पठंती आ जाएगा। इसको याद कर लेना, जब आगे पढ़ोगे तो ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं काफी आपको सहायक सिद्ध होगी संस्कृत सीखने के लिए। सिद्ध्यते, सिद्ध्यंती, तो इसमें आएगा सिद्ध्यति। सिद्ध्यति। अब यहाँ देखिए आप सिद्ध्यति के अंदर यह जो है सामान्य यह नहीं लिखा हुआ है। जो यह हम लिखना शुरू करते हैं उससे थोड़ा सा नीचे लिख करके थोड़ा लंबा किया हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि इस यह से पहले जो भी व्यंजन दिया हुआ है वो व्यंजन जो है पूर्ण नहीं है, उसमें स्वर नहीं है। जैसे देखिए आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ। सिद्ध यह थोड़ा सा अलग प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ से जो ऊपर से शुरू नहीं करके थोड़ा नीचे से करके इसको लंबा किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि यह से पहले जो ध है इसमें जो स्वर नहीं है, ये लंत है। लंत का मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो इस प्रकार से यह अगर लिखा मिले आपको कहीं भी तो आप ये समझ लेना कि जो यह से पहले जो है वो पूर्ण नहीं है, उसमें स्वर नहीं है, वो व्यंजन केवल व्यंजन ही है। इसी प्रकार से अर्हति और खालिस्तान फिर अर्हंती, तो इसमें होता है आएगा अर्हतः। और प्रणश्यति, प्रणश्यति इसमें आएगा प्रणश्यतः। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद अब जो कल हमने पढ़ा था उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, और इसके बाद कल की कक्षा में हम इस अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे, ताकि जो बच्चे बाद में देखे हैं या जुड़े हैं तो वो पहले वाले अभ्यास को भी अच्छी प्रकार से समझ सकें और कॉपी में कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप जो है कमेंट करके या उस पर लिख करके आप पूछ सकते हैं। आपको मैं उस समस्या का शंका का समाधान करवा दूंगा। धन्यवाद। इस पाठ का जो पहला अभ्यास का प्रश्न है वो है श्लोका नाम सस्वरम गानम कुरुते, कि श्लोकों का स्वर के साथ गान करना है। तो ये गान करना इसमें लिखित प्रश्न नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृतेन लिखित, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। इसमें पहला इसका क भाग है, बुद्धि युक्त है किम जहाती। बुद्धि युक्त किम क्या, जाति त्याग देता है। बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो क्या त्यागता है। तो इसका उत्तर होगा बुद्धि युक्त है। बुद्धि युक्त बुद्धिमान व्यक्ति
उभे, उभे माने दोनों, क्या दोनों? सुकृते और दुष्कृते, आगे आ जाएगा जहाती। यानी बुद्धिमान व्यक्ति सुकृत होता है पुण्य और दुष्कृत होता है पाप। पाप और पुण्य दोनों को ही त्याग देता है और समान समबुद्धि बन जाता है वो। दूसरा है कुत्र कौशलम योगे, कहाँ कुशलता मिलती है योग से, यानी योग किस में कुशलता पैदा करता है? उत्तर आएगा कर्म सु, कर्मों में कौशलम कौशलम योग है, कौशलम योग है, कर्मों में जो है योग है वो कुशलता पैदा करता है, योग से कर्म में कुशलता आती है, ऐसा भी कह सकते हैं। गै भाग है क्रोधात कै भवति, क्रोध से क्या होता है? तो उत्तर होगा क्रोधात, क्रोध से क्या पैदा होता है? सम्मोह है, सम्मोह भवति, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। स्मृति विभ्रमः कस्मात् भवति, स्मरण शक्ति में भ्रम किससे पैदा होता है? तो बच्चों श्लोक में क्या था? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, यानी क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम पैदा होता है, स्मृति में भ्रम पैदा होता है। तो यही पूछा इन्होंने, तो उत्तर होगा स्मृति विभ्रमः, स्मरण शक्ति में भ्रम पैदा जो है किससे होता है? सम्मोहात, सम्मोहात, और आगे आएगा भवति। स्मृति भंशाद किम भवति, स्मरण शक्ति के भ्रम पैदा होने से क्या होता है? एक श्लोक में से पूछ लिया सारा। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिर्नाशो, यानी स्मृति में भ्रम पैदा होने से बुद्धि का नाश होता है। तो इसका उत्तर होगा स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश है, बुद्धि का नाश भवति होता है। अन्न संभव है कस्मात, अनाज पैदा किससे होता है? तो अन्न संभव है, अनाज पैदा होता है पर्जन्यात, पर्जन्यात वर्षा से। जनकादय केन सिद्धिम आस्थिता, इसका उत्तर क्या होगा कि जनक आदियों ने किससे परम सिद्धि को प्राप्त किया? तो जनकादय है कर्मणा, कर्मणा एव या कर्मणैव, इकट्ठा भी हम लिख सकते हैं, कर्मणा और एव, यानी कर्म से ही सिद्धि। सॉरी बच्चों, कैमरा थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया था, नीचे रह गए थे हम।
तो इसमें आएगा जनकादय, जनकादय केन सिद्धिम आस्थिता, जनक आदियों ने किससे परम सिद्धि को प्राप्त किया। तो उत्तर आएगा जनकादय कर्मणा एव या कर्मणैव, इकट्ठा भी लिख सकते हैं और कर्मणा एव भी लिख सकते हैं। कर्म से ही सिद्धिम आस्थिता, आस्थिता, कर्म से ही उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया था। यज्ञात कै भवति, यज्ञ से क्या होता है। तो यज्ञात पर्जन्य भवति, पर्जन्य यानी वर्षा भवति होती है। तो देखो श्री कृष्ण जी ने भी गीता में ये बताया कि अन्न से प्राणी होते हैं और अनाज है वो वर्षा से होता है, वर्षा है वो यज्ञ से होती है और यज्ञ है वो शास्त्र सम्मत कर्म के करने से होते हैं। इसलिए सभी प्राणियों का जो हेतु है वो क्या हो गया, फिर शास्त्र सम्मत कर्म करना ही उनका हेतु हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या है कि संधि दी हुई है और हमें उसके सामने संधि विच्छेद दिए हुए हैं और विच्छेद में एक एक पद खाली छोड़ दिया। इसमें क्या आएगा ये हमें समझना है और लिखना है, कॉपी में करना है। लाभा लाभु, यह है लाभ प्लस ए लाभु, ए लाभु। ए के बाद जब ए आ जाए तो ए का ही दीर्घ हो जाता है, यानी ए और ए जाके क्या हो जाएगी आ, लाभा लाभु बन जाएगा, ये दीर्घ संधि है। जय जया जयु, ये हूबहू वैसे ही है जैसे लाभा लाभु, तो इसमें आएगा जय, ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है कि जब ए ई उ री के बाद समान स्वर आ जाए तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। जब ए के बाद ए आ गया तो दोनों के स्थान पर ए का ही दीर्घ आ हो जाएगा, तो जया जयु बन जाएगा। जहाती ई है, जहाती प्लस इसमें आएगा ई है, ई के बाद ई आई तो ये दीर्घ ई हो जाएगी, ये भी दीर्घ संधि है। शरीर यात्रा अपी, तो शरीर यात्रा प्लस अपी, यहां भी आ के बाद ए आ गया तो दोनों वर्ण समान है, इसलिए इन दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा यानी आ, तो ये भी कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। इसी प्रकार जनकादय, इसमें आएगा जनक और आदय, ए के बाद जब आ गया तब भी दोनों वर्ण समान है, इसलिए इन दोनों वर्णों के स्थान पर यानी ए का ही क्या हो जाएगा दीर्घ, ए का दीर्घ क्या होता है आ, तो जनकादय बन जाएगा। ये भी कौन सी है, दीर्घ संधि है। ये भी कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। इसके बाद देखिए सिद्धि असिद्धो, सिद्धि असिद्धयो, तो इसमें क्या आएगा सिद्धि, सिद्धि। ई के बाद ए आ गया तो इस प्रकार से जब आए तो ये संधि होती है यण संधि, यानी ई उ री और लरी, इनके बाद असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रह, लरी के स्थान पर ल, यानी यहाँ ई के स्थान पर क्या आ जाएगा यह, तब ये जो है देखो सिद्ध है, ये दिया हुआ है तो ये है ना, इसका मतलब इससे पहले वाला क्या है हलंत है, हलंत का मतलब होता है इसमें कोई स्वर नहीं है। सिद्धि प्लस असिद्धि यण संधि।
ऐसे ही आगे फिर आ गया है वसै ही। इसमें है ना, इसमें है ही और आगे है ए वसै ही, इसने इकट्ठा यहीं दे दिया। यहाँ लिखेंगे ही प्लस ए वसै है और ये संधि कौन सी हो जाएगी फिर, वही संधि ई के बाद ए समान ए है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी यण संधि। यण संधि कर्मणा एव, इसमें आएगा कर्मणा और एव आगे दिया हुआ है। ये कौन सी हुई, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होती है, जब ए या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर ऐ, ओ या औ हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर औ हो जाता है। तो ये कर्मणा कर्मणी वो यानी कि ऐ हो गया, आ और ए चला गया, ये होती है वृद्धि संधि। शब्दार्थानाम अर्थै सह मेलनम कुरुते, शब्दों का अर्थ के साथ मिलान करो। शब्द दिए हुए हैं और सामने उनके अर्थ दिए हुए हैं। देखिए पहले इसको पढ़ते हैं हम। युजस्व कौशलम सम्मोह जातु कार्यते कृत्वा। अब युजस्व होता है तैयार हो जाओ, तो युजस्व का मिलान किसके साथ हो जाएगा, तैयार हो जाओ। इसके बाद है कौशलम, कौशलम का अर्थ होता है कुशलता, कौशलम का अर्थ क्या होता है, कुशलता। सम्मोह, सम्मोह होता है अत्यंत मूढ़ भाव, अत्यंत मूढ़ भाव। और जातु, जातु किसी भी काल में, जातु का अर्थ होता है किसी भी काल में। कार्यते, कार्यते होता है बाध्य किया जाता है, बाध्य किया जाता है। और कृत्वा का अर्थ होता है करके। इस प्रकार से मिलान होगा इनका। इसके बाद आगे जो है वो प्रश्न नंबर 5, श्लोकांशान तेषाम उचित क्रमेण लिखत। अब श्लोकों के अंश, यानी एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, चारों को अलग अलग लिख दिया। जैसे देखिए, सुख दुखे समे कृत्वा ततो युद्धा युजस्व लाभा लाभौ जया जयौ नैवं पापम अवाप्स्यसि। अब इस चारों पादों को, चारों चरणों को श्लोक के अलग अलग कर दिया है। हमें क्या करना है, इनको इकट्ठा करके लिखना है। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले होता है जो श्लोक हमारा आया था, सुखे दुखे समे कृत्वा, यानी सुखे दुखे समे कृत्वा। इसके बाद है लाभा लाभौ जया जयौ, लाभा लाभौ जया जयौ, लाभा लाभौ जया जयौ। इसके बाद ततो युद्धाय, ततो युद्धाय युजयस्व। आगे आएगा नैवं पापम अवाप्स्यसि। यानी सुख दुख लाभ हानि को समान मान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
इस प्रकार समभाव से तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें क्या है, पाप नहीं लगेगा। देखिए, आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगले कक्षा में हम आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। श्लोक के चारों पद्यों को, चारों चरणों को अलग अलग से लिख दिया गया है और इन चारों चरणों को जोड़ करके दोबारा से हमें पद्य बनाना है। जैसे है, देखो, अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवः यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यात अन्न संभवः। तो इस जो ये श्लोक है, इसका हिंदी सरलार्थ तो आपको स्मरण हो ही गया होगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया पिछली कक्षाओं में कि अन्न से प्राणी होते हैं, यज्ञ सकाम कर्म या शास्त्र सम्मत कर्म करने से यज्ञ उत्पन्न होते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है। तो इसमें सबसे पहले यही आएगा, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्नाद भवन्ति भूतानि। और इसके बाद आएगा पर्जन्यात अन्न संभवः, पर्जन्याद अन्न संभवः, यानी कि वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। और वर्षा किससे होती है? यज्ञात, यज्ञात भवति पर्जन्य। अब यज्ञ कैसे होते हैं? यज्ञ है कर्म, यज्ञ है कर्म समुद्भवः। इस प्रकार से इस श्लोक को पूरा करना है। पहले का अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। इस प्रकार से सही कर्म होगा इस श्लोक का। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, धातु रूपी रिक्त स्थानानि पूर्यत। धातु रूप के से खाली स्थान पूरा करना है। इसमें क्या है कि जैसे समासिक पद हैं सारे के सारे, इनका विग्रह लिख करके समास के नाम लिखे हुए हैं। तो जो क भाग है, इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे लाभा लाभौ, अर्थ हिंदी में होता है इसका लाभ और हानि। और इस समासिक पद का विग्रह होगा लाभ है च, अलाभ है च। और आगे लिखा हुआ है द्वंद्व समास, यानी ये समास है लाभा लाभौ। समास क्या होता है बच्चों कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिला करके एक पद बना दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? समास। यानी संक्षेप कर देना ही समास होता है। और समास का जो यहाँ दिया हुआ है ये भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वो होता है जिसके अंदर सभी पद प्रधान हो, यानी कि प्रधानता दोनों की, या और तीन हो तो तीनों की समान हो। जैसे देखिए इसमें लाभ अलाभ, लाभ है च अलाभ है च, और विग्रह में च आता है, वो समास द्वंद्व समास होता है। लाभ और हानि, यानी हिंदी में अगर विग्रह करेंगे तो और शब्द का प्रयोग जरूर मिलेगा, लाभ और हानि, तो ये द्वंद्व समास हुआ। च का अर्थ होता है और। इसी प्रकार सुखे दुखे, सुखम च दुखम च, सुख और दुख, तो ये भी द्वंद्व समास है, दोनों की प्रधानता है, दोनों पदों की
इसी प्रकार जया जयऊ, जय और अजय यानी हार और जीत, या जीत और हार, ये भी द्वंद्व समास है। सुकृत दुष्कृते, सुकृतम च दुष्कृतम च यानी पुण्य और पाप, ये दोनों के पदों की प्रधानता है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। ये द्वंद्व के उदाहरण दिए हुए थे। वैसे प्रश्न के अंदर इन्होंने धातु रूपी रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये जो है ना गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिखना चाहिए था कि समासों में विग्रह के जो खाली स्थान है उनको पूर्ण कीजिए। ख भाग में देखिए आप उदाहरण दिए हुए हैं। शरीर यात्रा, अब ये जो समास है ये तत्पुरुष समास का भेद है। जैसे इसमें विग्रह लगाया हुआ है, शरीरस्य यात्रा यानी शरीर की यात्रा। अब शरीर की हिंदी में भी जो कारक करते हैं तो का के की का चिन्ह है वो जो है संबंध कारक जो हिंदी में होता है और संस्कृत में उसको कारक नहीं मानते, संबंध कारक में आता है का के की, और संबंध जहाँ होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए इस समास का नाम षष्ठी तत्पुरुष यानी विग्रह जब करेंगे और उस विग्रह के अंदर जो विभक्ति होगी उस विभक्ति के नाम से ही उस समास का नाम हो जाएगा तत्पुरुष समास में। जैसे शरीर से यात्रा, शरीर से के अंदर षष्ठी विभक्ति है तो इसका नाम हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी प्रकार समृति विभ्रमय, समृते है, अब इसमें आएगा विभ्रमय, विभ्रमय, यहाँ समृते के अंदर षष्ठी है तो इसका नाम भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार से आगे देखिए लोक संग्रहम, इसमें आएगा लोकस्य, लोकस्य संग्रहम, लोकस्य में षष्ठी है तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। समृति भ्रंशाद, समृते है, आगे आएगा खालिस्तान में भ्रंशात, समृते भ्रंशात, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है क्योंकि समृते के अंदर षष्ठी विभक्ति है। बुद्धि नाशात, इसमें आएगा बुद्धे नाशात, बुद्धे के अंदर भी षष्ठी विभक्ति है इसलिए ये षष्ठी तत्पुरुष समास है हो गया। इन तत्पुरुष जो समास होता है उसके दो होते हैं, एक व्यधिकरण एक समानाधिकरण। इसमें जो है भेद वो विभक्ति तत्पुरुष है, इसमें जो विभक्ति विग्रह के अंदर होती है वही उसी विभक्ति के नाम से समास का नाम हो जाता है। कि यहाँ द्वितीय होती तो द्वितीय तत्पुरुष हो जाता, यहाँ चतुर्थी होती तो चतुर्थी तत्पुरुष हो जाता। इन सभी उदाहरणों के अंदर जो पहला पद है इसमें षष्ठी विभक्ति दी हुई है, इसलिए इन सभी पदों में जो समास का नाम है वो षष्ठी तत्पुरुष समास है हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे अगली जो है ऑनलाइन कक्षा में हम 7वें प्रश्न का जो अध्ययन करेंगे।